नमस्कार साथियों। कितना असर होगा इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के, कितना असर होगा 2024 के लोकसभा चुनाव जब होंगे तो इन राज्यों के चुनाव परिणाम क्या वाकई में कोई असर डालेंगे, या फिर ये कहे कि कितना असर होगा इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे लगातार उछल रहे हैं, उन मुद्दों के आसरे क्या 2024 के लोकसभा चुनाव तक की कोई रेखाएं नई खींची जा सकती है। बहुत दूर की एक पासा है, लेकिन कल चुनाव की शुरुआत हो गई, वोटिंग हो गई, पहले चरण की वोटिंग हो गई। मिजोरम के अंदर हर नागरिक ने वोट डाला और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के भीतर में भी पहले चरण की वोटिंग 20 विधानसभा सीटों पर हुई। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा है कि कौन से संकेत ऐसे निकल करके आए जिसको लेकर के बड़े सवाल आने वाले समय में भारत देश की राजनीति को और समाज को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पे कुछ संकेत खुले तौर पर है कि पहला यहाँ पे संकेत समझिए कि मणिपुर के अंदर प्रधानमंत्री की खामोशी ने कमोबेश समूचे नॉर्थ ईस्ट राज्यों को प्रभावित कर दिया है। और पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के भीतर में देखिएगा तो बड़ी तादाद में आदिवासी लोग हैं, और उन आदिवासियों का धर्मांतरण कहे या फिर उन आदिवासियों को ईसाई से जोड़ापन या फिर उसी को काउंटर करने के लिए आरएसएस के 1946 के भीतर पहला कदम असम के अंदर रखा था, और उसके बाद धीरे धीरे वह पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैलते चली गई। त्रिपुरा के भीतर में तो कई स्वयंसेवकों की जान भी गई, लेकिन इसी समय आरएसएस को हमेशा से ऐसा लगा कि आदिवासियों के बीच में उसकी पहुंच और पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। और ध्यान देने वाली बात यह भी यहाँ पर है कि दरअसल आरएसएस का वनवासी कल्याण आश्रम जो है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के जसपुर से हुआ था 1952 के भीतर। तो यहाँ पे पहला सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि जिस आरएसएस के ऊपर जिम्मेदारी वो भाजपा के लिए राजनीतिक जमीन सामाजिक तौर पर इतनी पुख्ता मजबूत बनाए कि जब उस पर राजनीति हो तो उसका असर सामाजिक जमीन पर न हो, जिसकी तैयारी आरएसएस अपने स्वयंसेवकों के जरिए करती है। लेकिन यहाँ मणिपुर का असर जो है समूचे नॉर्थ ईस्ट में कैसे पड़ा, इसका अंदाजा सिर्फ एक ही बात से लगाया जा सकता है। जो राजनीतिक दल जो भाजपा के साथ केंद्र के अंदर खड़ी है, उस राजनीतिक दलों को कई मौके पर यह कहना तक पड़ गया कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और कल भी कई अलग अलग जगहों पर राज्य के मुख्यमंत्री कह लीजिए या फिर एनएमएफ के लीडर कहिए, फिर वो हर जगह पर एक ही बात कहते थे कि देखिए हम तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी भाजपा अपना चुनाव लड़ रही, हम दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। क्या वाकई में ऐसी कल्पना की जा सकती है कि नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से राजनीतिक दल जिसकी पहुंच पकड़ एक छोटे से राज्य भर में है, वो खुल करके केंद्र की नीति और पॉलिसी और प्रधानमंत्री के मणिपुर के ऊपर खामोशी को निशाने के ऊपर ले ले। और सवाल यहाँ ये भी नहीं होता कि जब उन्होंने मना कर दिया कि वो पीएम मोदी के साथ अब मिजोरम में किसी भी सभा के अंदर शामिल नहीं होंगे, तो इसका मतलब यह मान लिया गया कि क्या वाकई में नॉर्थ ईस्ट से कोई बीजेपी पूरी तरह से कट चुकी है। अब ये शायद ये सवाल नहीं है, लेकिन कल की वोटिंग पैटर्न ने कल मैसेज दिया कि नॉर्थ ईस्ट पे जबरदस्त असर मणिपुर की घटना के बाद पीएम मोदी की खामोशी या फिर भाजपा के रूप को लेकर के हुआ, ये असर दिखा। दूसरा असर यहाँ पे देखिएगा कि आदिवासियों को लेकर के आरएसएस आदिवासी बहुत बड़े तादाद में नॉर्थ ईस्ट के भीतर भी है, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ के भीतर कदम रखते हैं और जिन जगहों पर कल वोटिंग हुई वहां पर आदिवासियों की तादाद बहुत बड़ी संख्या में है। उन आदिवासी इलाकों के भीतर खास तौर पर कॉरपोरेट का दखल क्या भाजपा की सत्ता के जरिए हुआ, इस संदेश को कांग्रेस ने कन्वे कर दिया, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार यह कहते थे कि अडानी और छत्तीसगढ़ के भीतर में मैं खड़ा हूं, तो क्या अडानी के खनन और अडानी के वहां पर जो कॉरपोरेट दखल है उसके काउंटर में लोगों के जहन में, लोगों के मन में सवाल बन रहे थे कि क्या यह। यहाँ पर तीसरा एक सवाल और होता है कि क्या अगर आदिवासी का
नॉर्थ ईस्ट से लेकर के छत्तीसगढ़ के भीतर तक अगर सवाल खड़ा हो जाता है तो अगले चरणों में जो वोट पड़नी है वो न सिर्फ छत्तीसगढ़ के भीतर बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी, वहां का सच यही है कि जिसने भी आदिवासी सीटों के ऊपर जीत हासिल कर ली उसकी सत्ता बन जाती है। मध्य प्रदेश के भीतर में 45 सीटें हैं, 25 सीट राजस्थान के भीतर में है जो सुरक्षित है शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो क्या एक ऐसी रेखाएं हैं कि जो कि लोकसभा चुनाव के भीतर आते आते कहीं ज्यादा ये मोटी ना हो जाए, क्योंकि इस देश के भीतर, भारत देश के भीतर आदिवासी और वनवासी का सवाल और राजनीतिक तौर पर जब राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया तो क्या वाकई किसी को इसका एहसास था कि सीधा हमला वनवासी शब्द के जरिए आरएसएस पर हो रहा है, उसी आरएसएस पर जिस आरएसएस ने अपनी राजनीतिक जमीन को बना लिया और भाजपा के अनुकूल कर लिया। यह कोई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां नहीं है। तो जरा आइए समझिए कि आज के वोटिंग, कल जो वोटिंग पड़ा उसके संदेश क्या है। शुरुआत चलिए छत्तीसगढ़ से कर लेते हैं, मिजोरम चलेंगे, फिर मिजोरम का असर और उसके चुनाव परिणाम का असर क्यों पड़ेगा, क्यों ऐसा कह रहे हैं। इस दौर में खास तौर पर व्यापक तरीके से पूरे इसका असर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर पड़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के भीतर अगर देखिएगा तो कल 20 सीटों, विधानसभा के 20 सीटों पर वोटिंग किया गया, जिसमें 17 सीट यूं ही कांग्रेस के पास। और ऐसा वहां पे नहीं था कि कांग्रेस इससे पहले वहां पर छत्तीसगढ़ के भीतर कम सीट जीत पाई, 20 में से 12 सीट पहले भी जीती है। जब पीएम मोदी का चेहरा लोकसभा चुनाव में लहराता है तो कहा जाता है कि फिर विधानसभा चुनाव के परिणाम मायने ही नहीं रखते हैं। तो 2019 में लोकसभा चुनाव के भीतर इन 20 विधानसभा सीटों पर, उसमें से 9 सीटें पर कांग्रेस आगे थी, 11 सीट पर भाजपा आगे थी 2019 के लोकसभा चुनाव के भीतर। लेकिन 2018 में भाजपा सिर्फ 2 सीट ही जीतती है और वहां पर वोट परसेंटेज 34% रहती है। दूसरी तरफ 46% के से ज्यादा वोट के साथ उस 17 सीट जीत जाती है विधानसभा चुनाव 2018 में। सवाल उससे पहले कमोबेश यही स्थिति थी, ऐसा था क्या? बिल्कुल नहीं। परसेंटेज और सीटों का बहुत अंतर था। 2013-2023 तक जब आप 10 सालों का जब पूरा सर्वेक्षण करेंगे तो इन बीचों से कई बातें निकल करके आएगी, विधानसभा सीटों के ऊपर और भी बातें क्लियर हो पाएगी। जो आदिवासी बहुल इलाका है छत्तीसगढ़ के भीतर में, अगर आप वहां पर ओवरऑल देखिएगा तो खास तौर पर जिन जगहों पे कल वोटिंग की गई वहां पे कोंटा, कवर्धा, दंतेवाड़ा, चित्रकूट, बस्तर, कबीरधाम, ये जो कुल मिलाकर के 7 जिलों के ऊपर वोटिंग की गई, और 7 जिलों के बीच 20 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई, वहां पे एक राजनांदगांव जहां पर रमन सिंह जीते थे 16,963 वोट से। दूसरी सीट थी दंतेवाड़ा की जहां पर 2,172 सीट वोट से बीजेपी जीती थी, जो कि कांग्रेस ने एक सीट और बनाई थी। जो छत्तीसगढ़ भीतर कांग्रेस ने जेसीसी नाम से एक पार्टी बनाई थी, वो सिर्फ खैरागढ़ की सीट इन 20 सीटों में से एक जीत पाए थे। 870 सीट से वो वोट से जीते थे। क्या भाजपा कुछ और सीटें इस बार जीत सकती है? क्या कांग्रेस सस्टेन कर सकती है? खास तौर पे सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है राजनांदगांव, जहां से रमन सिंह आते हैं। वहां की डोंगरगांव की सीटें, डोंगरगांव गढ़ की सीटें, खुज्जी की सीटें, ठहरागढ़ की सीटें, ये तमाम ऐसे सीटों के जो वोटिंग पैटर्न है, जो वहां पे जो निकल करके बातें आ रही, जो वहां पे संवाद करने के बाद तो एक नए पैटर्न की जिक्र किया करते थे कि सामान्य तौर पे आदिवासियों के बीच में जो अलग अलग जिलों के भीतर जो एक तरीका पैटर्न हमेशा से होता था, लेकिन राजनांदगांव जो रमन सिंह के कहीं ना कहीं कब्जे का इलाका है, पकड़ का इलाका है, वहां पे माना जाता था जिन जगहों पे रमन सिंह मौजूद है और उनकी मौजूदगी जिन इलाकों में है वहां पे उनके अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के भीतर अनाज बहुत बांट दिए। लेकिन पहली बार मुश्किल सामने तब आई जब राजनांदगांव के अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत मुश्किल होगा कि भाजपा के लिए कि इन जगहों पर, किसी भी जगहों पर, यहाँ तक कि दंतेवाड़ा से भी जो जानकारी निकल करके बाहर आई वो भी भाजपा के अनुकूल नहीं। और खास तौर पे वह इलाके जहाँ पे नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका कहने का मतलब है इसलिए भी कहना जरूरी है क्योंकि कल नक्सल
प्रभावित इलाकों में नक्सली हिंसा देखने के बाद कांकर के क्षेत्र में देखने को मिला। जहाँ बांदे क्षेत्र है वहाँ पे पहाड़ पर खंजूर का इलाका पड़ता है, उड़िया का इलाका पड़ता है, वहाँ पे बीएसएफ और बस्तर फाइटर्स जो है उनके नक्सलियों की भिड़ंत की खबर निकल करके आई। दंतेवाड़ा के में आईडी ब्लास्ट को बिछाया गया था, उसको पहले पकड़ा गया। सुकमा के इलाके में दूरमा और सिंगाराव यहाँ पे छिटपुट हिंसा की जानकारी निकल करके आई। गोला मानपुर के इलाके में 18 दिन पहले ही भाजपा के एक नेता की हत्या हो गई थी। आक्रोश था इसको लेकर के, तो गांव के लोग ये भी कह रहे थे कि हमारा वोटिंग लिस्ट में नाम क्यों नहीं। बीजापुर के भीतर जो खासतौर पर टिम्बापुर का इलाका पड़ता है, बारूबाका का इलाका पड़ता है, उस इलाके में से आवाज निकल करके आ रही है। यहाँ पे संदेश बहुत कवर्था के अंदर निकलिएगा तो देखिएगा पहली बार बाइकआउट की खबर कुछ गांव से निकल करके आई, कटरिया हो या फिर चिड़िया गांव हो, यहाँ से विरोध के नए स्वर दिखे जो हमारा विकास दोनों राजनीतिक दल में से कोई नहीं करती है। बस्तर के चानामीटा के भीतर आक्रोश था लोगों के भीतर में। जब इस संदेश को बाहर निकाल रहे हैं तो एक पल के लिए जरा आप सोच के देखिए कि छत्तीसगढ़ के भीतर आज कल जो जिन इलाकों में वोटिंग की गई वहां पे खास तौर पे कांकेर के इलाका, भानु प्रताप, कांकेर और अंतागांव, तीनों सीट सुरक्षित शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। जिन 20 सीटों के ऊपर वोटिंग की गई है वहां पे 11 सीट आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। यहाँ भाजपा पिछले बार सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी। तो यहाँ पे संदेश जाता है कि क्या आदिवासी ने अपने आप को बुरी तरीके से भाजपा के अनुकूल इस वोटिंग के अंदर कर लिया है क्या? कहीं से जवाब नहीं निकल रहा है कि ऐसा हुआ है, ऐसा किया गया है। यानी पहला संदेश जाता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा के साथ मुश्किल अगर स्थानीय और लोकल स्तर पे है तो इसकी और गूंज 2024 के लोकसभा चुनाव तक पहुंचती है। आने वाले समय में यही स्थिति अगर धीरे धीरे मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी अपने दायरे में ले लेती है तब क्या होगा? वह भी उस परिस्थिति में जब पीएम मोदी बहुत सोच समझ करके भारत देश के राष्ट्रपति पद पर इस देश के पहली बार इस देश में किसी आदिवासी व महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। उसके बावजूद भी अगर ट्राइबल्स के भीतर में अगर संदेह है भाजपा को लेकर के और उसके बावजूद भी अगर संदेह आरएसएस के उस जमीन को लेकर के है जहाँ पे वो काम करते हैं परिवासी कल्याण के लिए, तो फिर अलग अलग तरीके से शिक्षा के क्षेत्रों में वह काम करती है। यह सवाल इस दौर में बहुत बड़े हो गए हैं उन इलाकों में जिन इलाकों से और भारत कटा रहता है, जो भारत शहरी मिजाज में चलता है और यहाँ पे भाजपा की पहुंच पकड़ जो है कहीं ना कहीं मजबूत है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासियों बहुल्य क्षेत्र, यहाँ पर मुश्किलें जो है बहुत क्लियर तौर पे दिख रहा है। जिन भी क्षेत्रों में समझ आ रहा है वो कुछ सीटों का और नाम यहाँ पे लीजिए जहां से संदेश निकल के आते थे। खासतौर पे बस्तर का इलाका, बस्तर और चित्रकूट और बस्तर दोनों शेड्यूल ट्राइब्स के सुरक्षित जगह है। बीजापुर जहां पर भी संदेश निकल के आता है, यहाँ पे भी आदिवासी सुरक्षित सीट है। गोंटा जो है ये भी राज्यों के भीतर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर नक्सली हिंसा जो होती है कोंटा के इलाके में, एक तरफ ओडिशा है, दूसरी तरफ तेलंगाना है, तीसरी तरफ छत्तीसगढ़ है। इसीलिए यह बड़ा सेंसिटिव इलाका भी समझा जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं जीतती आई है। लेकिन एक ही पल के लिए जरा आप सोच के देखिए कि अगर इससे आगे की बात करें, संदेश आगे की देखें, उससे पहले कि आदिवासी ट्राइबल्स बेल्ट के अंदर अगर जाके जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के भीतर जो प्रवेश करते हैं तो जरा इसके अंतर समझते हैं कि बस्तर के भीतर में जो भाजपा और कांग्रेस के आदिवासियों के जो वोट प्रतिशत पर असर होता है वो 20% से ज्यादा का होता है, जो पिछली बार रहा था। इस बार बढ़ सकता है ऐसा संकेत मिल रहा है। बीजापुर के भीतर यह लगभग 30% तक अंतर रहता है जो इस बार बढ़ सकता है। यानी बीजापुर के पिछले बार अगर जिक्र कीजिए तो एक तरफ 70%, एक तरफ 60%, दूसरी तरफ 28% था, इस तरफ 32% का। कांकेर के भीतर 10 से 15% के अंतर रहता है हमेशा से। एक तरफ 50%, एक दूसरी तरफ 35% भाजपा के पास। जो खास तौर पे जिसका जिक्र एक सुकमा का भी इलाका पड़ता है, इसके भी कहीं ना कहीं बात करने की जरूरत है। आदिवासी नक्सल बहुल इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर जो है 35% वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में, तो 27% वोट भाजपा के पक्ष में जाने की परिस्थिति है। लेकिन इन इलाकों से संदेश जो भी निकलता है, लेकिन एक पल के लिए जरा आप सोच के देखिए, मिजोरम के में झांकिए, उससे पहले ऐसा देखिए कि आदिवासियों के भीतर में एक कहीं ना कहीं 30 हमेशा से होती है कि आदिवासी सीएम क्यों नहीं होता। 1969 में नरेश
जो वहाँ पे सांगरगढ़ के एमएलए थे वो 13 दिन के लिए वहाँ पर सीएम बने थे और उसके बाद से जाकर के 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक सासाराम के राजा जो आदिवासी थे या रायगढ़ जिले में आते हैं वह सीएम बने थे और पहले कभी कोई नहीं वहाँ बना था। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यही नहीं तो महत्वपूर्ण ये होता है कि जब ये मध्य भारत का हिस्सा हुआ करता था जिसको मध्य प्रांत भी कहते थे, इस इलाके में भोपाल भी उसके दायरे में, रायपुर उसके दायरे में, नागपुर भी उसके दायरे में, ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो उस समय में 5 सीट निर्विरोध चुन लिया गया था। 1952 जब नेहरू का समय हुआ करता था, नेहरू काल में क्योंकि व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता था, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, केशकाल और नारायण इन 5 जगहों पर 5 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए थे और सभी आज की जो ऐसी परिस्थिति है जो राजनांदगांव के भीतर 29 लोग 15 प्लस सब है, ऐसा वहां पे आदिवासियों के भीतर की जो राजनीतिक जागरूकता ने उस रेखाएं पे लाके खड़ा कर दिया जहां पर आप वनवासी कह करके और शिक्षा के जरिए जो चीजें फैलाई जाती है, धर्मांतरण का जो खेल होता है वो ज्यादा चल नहीं सकता है और राजनीतिक तौर पर संघ को भी यह शायद समझ में बिल्कुल आने लगा होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के भीतर यह समझ लीजिए आप कि एक बड़ी शानदार चीज बताई है कि नागालैंड का इलाका, मिजोरम का इलाका, मेघालय का इलाका, मणिपुर का इलाका हो और अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो। अरुणाचल के भीतर सबसे कम 20%, मणिपुर के अंदर 41%, उसके बाद 75 से 90% के बीच नागालैंड, मिजोरम और मेघालय के भीतर क्रिश्चियन है। लेकिन यह पहले आदिवासी है, आदिवासी से क्रिश्चियन, और इसीलिए यहाँ पर एंट्री जो है आरएसएस ने अपनी की थी और वनवासी कल्याण आश्रम 1992 के अंदर 1952 में असम से शुरुआत करते हैं और जसपुर से शुरुआत करते हैं और उनकी एंट्री होते होते वहां चली जाती है, यानी छत्तीसगढ़ से निकल करके वो नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच जाती है। एकलव्य विद्यालय भी चलाए गए, बड़ी तादाद में बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन जिन जगहों पर मिजोरम के अंदर की परिस्थिति उस पर बहुत सारी साफ है, मिजोरम के लिए समझने के लिए और भी बातें साफ हो जाएगी, बताते हैं। पहली बात, एमएनएफ जो है खुल करके यह बोलती रही अपने तौर पे, अपने बूते कि हम भाजपा के साथ नहीं है। एनएफएम ने 40 कैंडिडेट उतार दिए और जिस एक इकबाल सीट्स, एजवाल सीट्स 1 है, वहां पर से एमएनएफ के कैंडिडेट जो फिलहाल सीएम है जोराम ढांका जो है, उनके इस काउंटर में जो खड़े हुए हैं जेडपीएम जोराम पीपुल्स रूम में, यानी ये टकराव जो है जेडपीएम का और एमएनएफ का, ये राजनीतिक तौर पर मिजोरम के चुनाव को कितना प्रभावित करेगा और आपसी टकराव के भीतर लाभ क्या कांग्रेस को मिल से जाएगा या कांग्रेस की जीत इससे तय हो जाएगी। तीनों ने यानी एमएनएफ, जेडपीएम और कांग्रेस ने तीनों 40-40 कांग्रेस उतारे हैं, भाजपा ने 23 कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन अब उसको जब यह कहना पड़ा कि जब मोदी कैबिनेट में उनके मंत्री की मौजूदगी रही, यह संदेश साफ निकल करके आया कि और वहां पर जो ट्राइबल्स की जो स्थिति रही, कोकोई और मैतई को लेकर के जो भी राजनीतिक दल अपनी दिल्ली की समझ रखती है, उसने एक ही झटके में पूरे नॉर्थ ईस्ट के भीतर में एक संदेश दे दिया कि ट्राइबल्स और क्रिश्चियंस जो है ये दोनों दरअसल इस मौजूदा दिल्ली दरबार के अनुकूल नहीं है। और यह संदेश जो है इसलिए भी भाजपा के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हालात को बनाता है, क्योंकि इसका असर अगर आप लोकसभा चुनाव के भीतर भी अगर देखना चाहते हैं तो यह समझ लीजिए 7 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम, इन 7 राज्यों के भीतर जो 11 लोकसभा की सीटें होती है, इन 11 लोकसभाओं में से कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट, भाजपा ने 5 सीटें जीती, अरुणाचल प्रदेश के 2 सीट, त्रिपुरा की 2 सीट और मणिपुर की 1 सीट, 5 सीटें जो है भाजपा जीती और बाकी जितने भी है उसमें एमएनएफ, एसकेएम है, जो मतलब वहाँ की लोकल पार्टियां हैं, एनपीएफ है या एनपीपी है। ये संदेश है कि रीजनल फोर्सेस के साथ साथ वहाँ पे भाजपा ने इस समय में खास तौर पे देखिएगा तो नेशनल तौर पर भी भाजपा ने यह कहा कि ईस्ट फर्स्ट के दिशा में वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। आरएसएस को इससे बड़ी बात, और उसने अपनी जमीन के ऊपर बड़ी पुख्ता करने के प्रयास इस समय में किया। लेकिन एक ही पल में जब मणिपुर के भीतर के ऊपर पीएम मोदी के खामोशी रही, असल इसलिए भी पड़ा क्योंकि मणिपुर के भीतर के चुनाव से ठीक पहले जब पीएम मोदी वहां गए थे तो वो जिक्र कर रहे थे
कि किस तरीके से पहले हिंसा होती थी, अब हिंसा नहीं होती है। लेकिन जब मणिपुर में जो हुआ उस समय पर पीएम मोदी चुप थे। जाहिर है उनकी अपनी राजनीतिक सत्ता मणिपुर के भीतर है तो खामोश रहते हैं। इसको इस समय में भी देखा जाए कि वहाँ के लोगों को जब समझ में आता है, वो उनका कहना होता है कि हमारा समाज बहुत कटा हुआ नहीं है, राज्यों को लेकर के भी। यानी ऐसा नहीं है कि एक समुदाय का प्रभाव अगर किसी एक राज्य के भीतर है तो दूसरे राज्य के भीतर के मुश्किल हालातों से खुद को काट लेगा, ऐसा नहीं है। असम पार करते ही आपको नजर आ जाएगा कि एक रेखाएं चल रही है पूरे को लेकर के, और ये रेखाएं पूरे राजनीतिक तल तौर पे चलती है। जो वहाँ पे छोटे छोटे राजनीतिक दल, पहले कांग्रेस की हर जगह जीतती थी, धीरे धीरे वहाँ पर अलग अलग अपनी ताकत के हिसाब से समुदाय से निकल करके राजनीतिक दल खड़े हुए जो जीतते चले गए। इस समय में भाजपा ने अपना पैर बढ़ा लिया और पैर पसारे तो उसको जीत मिली और 5 सीटों के ऊपर जीत मिल गई। तो क्या अगला सवाल यह होता है कि नॉर्थ ईस्ट भाजपा के कट रहा है और दूसरी तरफ दक्षिण उससे कट चुका हो कहीं न कहीं। केरल में वो है नहीं, तमिलनाडु के भीतर है नहीं, आंध्र प्रदेश के भीतर है नहीं, कर्नाटक वो हार चुके हैं। तेलंगाना के भीतर की रिपोर्ट ये कहती है कि भाजपा के सामने जो पिछले बार 8% भी वोट ले गए थे, इस बार कहीं वह भी नहीं उन्हें मिले। ऐसी परिस्थिति न कहीं हो जाए तो ये संदेश है क्या दक्षिण का दरवाजा बंद, पूरब का दरवाजा बंद, और इस सेंट्रल के भीतर में जो पूरी राजनीतिक और खास तौर पर जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जो झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये जो ट्राइबल्स बेल्ट का जो इलाका होता है, ये क्या इसका असर जो है राष्ट्रीय तौर पर अगर नजर आने लगेगा तो क्या यह मुश्किल होगा। और संकेत इसके हैं कि अब जिन राज्यों में चुनाव की दिशा में वोटिंग पैटर्न आगे होगी, क्या वह हर राज्य में ऐसे ही होगी। इस समय में भाजपा को कोई स्ट्रेटेजी अपनी नहीं बनानी होगी, क्योंकि ईस्ट को थोड़ी समय के लिए अगर छोड़िएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के भीतर सीधे निशाने के ऊपर भूपेश बघेल को लिया गया। तो एक सवाल बनता है कि क्या हुआ मुद्दा इन 20 सीटों पर जो असर डालेंगे, वहां के जो लोकल लोगों से पता चलता है वो बता रहे हैं कि दूसरी बड़ी बात है कि कोई नेता पहली बार भाजपा का वहां पर है ही नहीं जो यह कहे कि मैं जीतूंगा तो मैं सीएम बनूंगा, तो मैं आपके साथ ये कर दूंगा वो करूंगा। तो रमन सिंह भी हाशिए पर है, इसलिए मुश्किल है कि वो इस बार वो जीत तो सकते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं मार्जिन, वोट की मार्जिन कम होगी। जो पहले 16,000 वोट से जीते थे वो अब और नीचे उससे कूद सकती है। ऐसी परिस्थिति छत्तीसगढ़ के भीतर रमन सिंह के साथ है। तो एक तरफ देखिए पूरब के इलाका और दूसरी तरफ जो है मध्य भारत के भीतर में आदिवासियों को लेकर के सवाल है। और यह सवाल जो है 2018 में भी कहीं ना कहीं उठा था, और यही वह कारण है जहां पर आदिवासी कांग्रेस के साथ 2018 में खड़ा हो गए थे। लेकिन 2018 के चुनाव के भीतर वनवासी और आदिवासी को कांग्रेस ने उस समय उस तर्ज पे नहीं उठाया जितने एग्रेसिव अब उठा रही है कांग्रेस उस अंदाज में। यह संकेत जो है खुले तौर पर पहला जो संकेत निकल करके आता है कि अगर पूरब और पश्चिम दक्षिण का दरवाजा बंद हो जाएगा तो भाजपा के लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। आदिवासियों ने अगर एकरूपता दिख गई तो फिर मुश्किल भाजपा के लिए है। और सवाल अगला होता है कि अगर पूरे प्रक्रिया के भीतर में अगर सिर्फ पीएम मोदी की मौजूदगी और चुनाव में अगर हार मिल जाएगी भाजपा को, तो 2024 की दिशा में उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। और कांग्रेस के लिए एक नई सबक या फिर एक बड़ा संदेश इस समय में उसने बहुत एग्रेसिव वे में चुनाव प्रचार प्रसार किया, देखने को भी मिला। लेकिन लोगों के भीतर में पीएम मोदी को लेकर के जितने सवाल है, कांग्रेस के पास उतने सवाल नहीं है। तो कांग्रेस ने जहां जहां पर पीएम मोदी को लेकर के मुद्दे को खड़ा किया, उठाया, कोशिशें की, वहां पर अच्छी जमीन उसके लिए कहीं बनी। लेकिन जहां उसने स्थानीय और लोकल मुद्दों को उठाया और संयोग से वहां पे अब तक अधिकतर नेता जो है लोकल और स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द ही खेल रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर के जनता चुनाव लड़ रहे हैं, स्थानीय मुद्दे और लोकल इश्यूज को लेकर के कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, यह संदेश नया निकल करके सामने आ रहा है। देखिए आगे।